चलो तो उस वीडियो के बाद हम लोग एक चीज भूल गए थे डालना, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में हम लोग को समझना है, पहला चीज है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई समझें तो स्टैंडर्ड साइकिल जो हम लोग समझे थे, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, पहला है ग्रोइंग इनइक्वालिटी। ठीक है, ग्रोइंग इनइक्वालिटी में क्या है कि जीडीपी ग्रो करेगा बट पुअर माइट गेट पुअर। पहला है कि इनइक्वालिटी ग्रो होगा, कि जीडीपी ग्रो हुआ बट पुअर माइट गेट पुअरर, ये हो सकता है इनइक्वालिटी। ये आपका नॉर्मल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सेप्शन है। पोल्यूशन अगर आप बात करें, रिसोर्स डिप्लीशन का बात करें कि नेचुरल कैपिटल घटेगा। ठीक है, अनपेड जो केयर इकोनॉमी है वो काउंट नहीं होगा, इसको समझिए। ठीक है, अब हम लोग समझना चाह रहे हैं डोनट इकोनॉमिक्स को। तो डोनट बेसिक क्या है, ऐसे समझिए, ये एक डोनट इस तरह से रहता है। तो इसमें दो टाइप का, ये आपका इकोलॉजिकल सीलिंग बोलते हैं इसको, बीच वाला को सोशल फाउंडेशन बोलते हैं। मतलब ये जो पहला सीलिंग है, ये है सोशल फाउंडेशन का सीलिंग, कि इसके भीतर किसी को नहीं जाना है। मीन्स दिस आर द बेसिक नीड फॉर द फूड हेल्थ, इस सोशल फाउंडेशन के नीचे नहीं जाना है। ठीक है, एंड देन देयर इज एन इकोलॉजिकल सीलिंग, कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द अर्थ लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी इज एम्बेडेड विद इन द सोसाइटी विच इज एम्बेडेड विद इन द नेचर। ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट एकदम हमेशा याद रखिए कि ये जो अनपेड केयर इकोनॉमी का जब भी बात हो, तो एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट को कोट कीजिए कि दैट इज अराउंड 7.5% ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको जेंडर बजटिंग करना होगा। जब हम लोग डोनट इकोनॉमिक्स का बात किए, तो हम लोग को एम्बेडेड इकोनॉमी का बात करना है। ठीक है, कि जो भी इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसमें इकोलॉजिकल कॉस्ट को मतलब इंकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, जैसे मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा है। ठीक है, जैसे आपका जो मुंबई में हाउसिंग बूम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अंडर इन्वेस्टमेंट है, वो तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, ट्रांसफर पेमेंट हो गया। ट्रांसफर पेमेंट आपका डायरेक्ट इसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आप क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो बेसिक बात इसमें बोला जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में जब फोकस करना है, तो इन्वेस्टमेंट में फोकस कीजिए, बिकॉज इट हैज़ एन हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा कंजम्पशन होगा। ठीक है, अगर कंजम्पशन में आप खर्चा कीजिएगा, तो शॉर्ट टर्म बूस्ट मिलेगा बट एसेट क्रिएशन नहीं होगा। ये चीज़ देखने वाला बात है। ठीक है, तो साइमन कुजनेट्स का कोट याद रखिए कि जीडीपी क्या है, इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बट नॉट इकोनॉमिक वेलबींग। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ नेशन कैन स्कार्सली बी इन्फर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, कि आपका देश में वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप नेशनल इनकम से नहीं जान पाते। तो क्योंकि हम लोग देख लिए कि इनइक्वालिटी काउंट नहीं हो रहा है, पोल्यूशन काउंट नहीं हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन काउंट नहीं हो रहा है, अनपेड केयर इकोनॉमी काउंट नहीं हो रहा है। उसके बाद यही सब चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ है, काउंट नहीं हो रहा है। ऊपर से आप एक चीज़ समझिए कि जो नेचुरल कैपिटल को डिप्लीशन कर रहे हैं, उसको इनकम में काउंट हो रहा है। तो बैड अकाउंटिंग भी एक प्रॉब्लम है, ये भी आप समझिए। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को वॉल्यूम बेस्ड अकाउंटिंग से या इकोनॉमी से वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी में मूव करना है, ये पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द थिंग। हाँ, अब कभी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का बात आए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका ये है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, तो कंजम्पशन का एक फैक्टर है डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम आपका कैसे घटेगा बढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स ज़्यादा होगा, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना आपको मिल रहा है, दूसरा चीज़। तीसरा है वेल्थ इफेक्ट। ठीक है, कि अगर स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट बढ़ा, तो आपका वेल्थ बढ़ जाएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसा है, ठीक है, इस हिसाब से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद चेंज इन वेल्थ पे आपका बात होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बात होगा। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है, लो रेट हाई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस कॉन्फिडेंस का। ठीक है, कि अगर नया टेक्नोलॉजी है तो कैसा आएगा। तो देयर इज अ वर्चुअस साइकिल है कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो जॉब आएगा, जॉब है तो इनकम आएगा, इनकम है तो कंजम्पशन बढ़ेगा।
तो स्पेंडिंग इन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा ये बात को समझिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, अ, ठीक है, अगर लोअर रेट होगा तो हायर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। क्यों हम लोग इसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि 2025 में स्लो डाउन था, तब भी प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा इन द सेक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द ग्रीन एनर्जी, क्योंकि बिजनेस को कॉन्फिडेंस था इन द न्यूअर टेक एंड द फ्यूचर ऑफ दिस टेक। ओके, हाँ, तो गवर्नमेंट भी ये सब कुछ-कुछ स्कीम लाते रहता है, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम क्यों है? ये बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तो जो भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ है, कैपिटल एसेट फॉर्मेशन कितना हो रहा है, इन्वेंटरी चेंजेस कैसे हो रहा है और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है? अब लिक्विडिटी ट्रैप का बात होता है, ठीक है? कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट कम है, तब भी बिज़नेस कॉन्फिडेंस कम होगा, ठीक है? कैसे? जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है अगर हम लोग माने, तो वो इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ है, एक है इंटरेस्ट रेट पे आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा, दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपके देश के स्टेबल पॉलिसीज कितनी है, इंफ्रा कॉस्ट कितना है कि अब रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर रोड पहले से नहीं बना हुआ है तो क्यों कोई आके बिजनेस करेगा। तीसरा कि आपका लैंड लेबर लो कैसा है, ग्लोबल डिमांड अभी कैसा है, ये सब आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्यों गति शक्ति आया, क्योंकि वी वांट टू थिंक ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इन होल फ्लो, ठीक है, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, तो इसको आप डायरेक्ट कोट कीजिए किनेसियन एनिमल स्पिरिट से, ठीक है ना, एनिमल स्पिरिट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है कि बोरोइंग का प्राइस कितना है, तो चेंज इन प्राइस इज द मूवमेंट, ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ, बिकॉज आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय रियल फैक्टर नॉट प्राइस लेवल, ठीक है, ये चीज हमेशा आपको याद रखिए, ठीक है। कैपिटल, लेबर, टेक, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई का। तो दो टाइप का एग्रीगेट सप्लाई है, एक शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई। तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई है कि जो हम लोग बेसिक बात करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई जो होगा, इनपुट प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में स्टिकी होगा या इनफ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, जल्दी चेंज नहीं होगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो किस हिसाब से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगा, तो मान लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट चेंज हो गया, सप्लाई शॉक आ गया कुछ, ठीक है, या आपका गवर्नमेंट टैक्स या सब्सिडी लग गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई जब हम लोग बात करते हैं कि लॉन्ग रन में देखा जाए, ठीक है, तो सारा चीज आर फ्लेक्सिबल, ओके। अगर प्राइस डबल होता है तो वर्क भी डबल डिमांड वेज करेगा, ठीक है। तो रियल प्रॉफिट जो है वो प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा, रियल प्रॉफिट डज नॉट चेंज, सो प्रोडक्शन स्टेट नेचुरल रेट डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी के एंड रिसोर्सेज नॉट प्राइस। ये आपको बोलना होगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को समझाने के लिए हमेशा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो आउटपुट होता है ना, वो आपका रियल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब कैपिटल पे, लेबर पे, टेक पे, तब आउटपुट बढ़ेगा। इट्स नॉट डिपेंड ऑन द प्राइस लेवल, ठीक है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। जब कोई बोलेगा हमको समझाओ कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तो शॉर्ट रन में अगर समझा जाए ना, तो जो इनपुट प्राइस होता है वो स्टिकी है, ठीक है। इनपुट प्राइस मतलब क्या, कि आपका कैपिटल का, लेबर का, टेक का, ठीक है। तो ये सब फिक्स्ड है, तो डिपेंड किस पे करेगा, छोटा मोटा फैक्टर कि कोई सप्लाई शॉक आ गया, गवर्नमेंट का टैक्स सब्सिडी में चेंज आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट में चेंज आ गया, तो यू कैन से कि आपका ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई ऊपर नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस आया, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद आप समझिए कि अब लॉन्ग रन में जो भी प्राइसेस है, ठीक है, इंक्लूडिंग वेजेस, दे आर फ्लेक्सिबल, ठीक है।
मतलब बोलना चाह रहा है कि जो भी प्राइस होगा, ठीक है, अगर प्राइस डबल होगा तो वर्कर डबल डिमांड करेगा वेज का, ठीक है, तो रियल प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। मतलब 100 बात का एक बात, शॉर्ट टर्म में जो हम लोग को समझना है कि इनपुट प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा। आपका कैपिटल का प्राइस चेंज नहीं हो जाएगा, आपका लेबर का प्राइस चेंज नहीं हो जाएगा, आपका टेक का प्राइस चेंज नहीं हो जाएगा। तो जो आपका शॉर्ट टर्म में जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो डिपेंड करेगा अलग-अलग चीज़ पे कि रॉ मटेरियल में कितना चेंज आ गया, सप्लाई शॉक हुआ कि नहीं हुआ, गवर्नमेंट का टैक्स सब्सिडी, ये सब पे चेंज होगा। बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखिएगा, तो सब चीज़ चेंज हो सकता है। कैपिटल का कॉस्ट चेंज हो सकता है, टेक चेंज हो सकता है, लेबर का कॉस्ट चेंज हो सकता है। बट उसमें आपको ये चीज़ दिमाग देने वाला बात है कि अगर लेबर का प्राइस चेंज होगा ना, तो आपका वेज भी बढ़ेगा। मतलब लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका वेज देने का वर्कर ज़्यादा डिमांड वेज करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो आपको ये समझना होगा, तो जो रियल प्रॉफ़िट है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नेचुरल रेट पे है, ठीक है? तो ये चेंज आपका डिटरमाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ टेक, ठीक है? ये चीज़ हमेशा समझ के रखिए। तो हम लोग का गोल क्या होना चाहिए कंपनी का या किसी भी देश का कि हम लोग लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को ठीक करें, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इसलिए गवर्नमेंट को आप देखिएगा एआई मिशन क्यों ला रहा है, स्किलिंग इंडिया क्यों ला रहा है? क्योंकि हम लोग को अपना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ठीक करना है, ठीक है? हाँ, अब एक चीज़ जो सिंपल जो समझने वाला बात है कि ये वाला बात कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई देश का एग्रीगेट डिमांड ये है, एग्रीगेट सप्लाई ये है, ठीक है? और मेरा पोटेंशियल जीडीपी ये है, ठीक है? ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपका ये है। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि अगर मेरा पोटेंशियल जीडीपी मेरा एक्चुअल इकोनॉमी से ज़्यादा है, तो भैया हम रिसेशनरी है मेरा इकोनॉमी। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि ये जितना बंदा मैक्सिमम पोटेंशियल मेरा ज़्यादा है, तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, मेरा फैक्ट्री आइडल होगा। तो ये एक केस होगा। दूसरा केस होगा कि भाई मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड है और जो मेरा पोटेंशियल जीडीपी है, सो इसमें एक चीज़ हम लोग को समझना है कि जो पोटेंशियल जीडीपी पे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्ज़िस्ट करता ही करता है, ठीक है? हाँ, अब कुछ-कुछ हम लोग को समझना होगा कि देयर इज़ एन ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी। ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा राइट की ओर शिफ्ट कर रहा है कि इससे क्या होगा, देखो बताना है क्या ओवरहीटिंग इकोनॉमी। ओवरहीटिंग ऑफ इकोनॉमी को समझिए। मान लो ये मेरा अभी का एक्चुअल इकोनॉमी था, ठीक है? हम क्या किए कि भाई सप्लाई बढ़ाए नहीं, डिमांड बढ़ा दिए। तो जो मेरा पोटेंशियल था, वो तो अभी इतना का ही है। बट मेरा जो अभी एक्चुअल इकोनॉमी है, वो ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू माय पोटेंशियल इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है? तो गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग को ये लॉन्ग रन जो एग्रीगेट सप्लाई है इसको भी बढ़ाना है, ठीक है? जो क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाना है, इससे नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ होगा, समझ रहे हो? नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ इससे होगा, सिर्फ एक तरफ से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम लोग को ये भी समझना है कि मार्केट के पास एक इनविजिबल हैंड है बाबू, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है? क्यों? मान लो जब रिसेशन है, ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा उससे? वेज घटेगा। वेज घटेगा तो आपका जो आ, ये एक ये है घट जाएगा। तो वेज घटा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है? तो जो इकोनॉमी है आपका वापस वाई पोटेंशियल, मान लीजिए बहुत ओवरहीट मार दिया इकोनॉमी, डिमांड बढ़ गया, तो अब इससे क्या होगा? अब ये चीज मान लीजिए घटा आपका, यहाँ पे घट गया, ठीक है? हाँ, तो दो चीज जो हम लोग को समझना था, देखो दो टाइप का चीज है कि मार्केट कंट्रोल करता है इसको। तो जब हम लोग ओवरहीटिंग पढ़े इकोनॉमी का, ओवरहीटिंग कब हुआ इकोनॉमी का? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो आपका इकोनॉमी का पोटेंशियल, इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से ज़्यादा हो गया, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। तो एक चीज़ हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग भाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि जो ग्रोथ हो ना, वो नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हो, पहला चीज़। दूसरा, ये तो हो गया इन्फ्लेशन का समय का बात। दूसरा है अगर रिसेशन का समय का बात करें, तो रिसेशन का समय में क्या होगा? तो रिसेशन का समय में बेसिकली जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है वो ज़्यादा रह रहा होगा कंपेयर टू आपका जो आउटपुट वाले से, ठीक है?
तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जब रिसेशन के समय में क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वेज घटेगा तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन घटेगा और जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है बाबू वो राइट की ओर मूव कर जाएगा। तो अगर आप देखिएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि आपका जो पोटेंशियल जो जीडीपी है या जो इकोनॉमी का पोटेंशियल है, इकोनॉमी का आउटपुट है वो नियर टू पोटेंशियल जीडीपी में आ जाएगा। बट इससे क्या हुआ कि मार्केट तो कंट्रोल कर लिया, बट जॉन मेनार्ड किन्स क्या बोल रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। ठीक है, तो हम लोग को समझना होगा साइक्लिकल पॉलिसीज को और स्ट्रक्चरल पॉलिसीज को। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए। जो शॉर्ट रन डिमांड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो शॉर्ट रन डिमांड प्रॉब्लम है जैसे कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनरेगा लाएंगे, लो रेपो रेट करेंगे, स्टिमुलस देंगे। ठीक है, दूसरा है अगर लॉन्ग रन सप्लाई प्रॉब्लम है कि वो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब क्वालिटी क्वांटिटी और टेक बढ़ा सकते हैं। तो स्किल इंडिया है, पीएलआई स्कीम है, लेबर कोड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो दो चीज हम लोग को ध्यान देना है, शॉर्ट रन का डिमांड प्रॉब्लम सॉल्व करना है और लॉन्ग रन का सप्लाई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया अगर 7 से 8% ग्रोथ चाहता है, ठीक है, सिर्फ स्टिमुलस देने से नहीं होगा, हम लोग को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को बोलना होगा। ठीक है, तो जैसे कोविड सिचुएशन आया था, कोविड सिचुएशन में क्या था कि शॉर्ट टर्म डिमांड प्रॉब्लम आ गया था, तो उस समय हम लोग को स्टिमुलस देना पड़ा था। ठीक है, बट विकसित भारत जो 2047 है ये लॉन्ग रन सप्लाई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज हमेशा दोनों में वेरिएशन लाइए दिमाग में। सो नाउ लेट्स मूव टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो हम लोग को समझना है, बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग को समझना होगा कि जो मनी सर्कल में फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग तीन जगह से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इनकम मेथड, सेकंड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड क्या है? So what is the income method? So you need to understand in the circular flow of economy, this income, this expenditure, this production, they all remain in equilibrium. Okay. So if injection is greater than the leakage, so there will be an upward equilibrium circle. Okay. Like if there is an high capital expenditure in the budget, if leakage is more than the injection, तो एक downward equilibrium चल जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऐसा करके। ठीक है, तो इकोनॉमी को डाउनवर्ड से अपवर्ड ले जाना इज ए इसके लिए वी नीड टू डू रिवेंज स्पेंडिंग। इट इज अ टर्म कॉल्ड रिवेंज स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड में यू नीड टू अंडरस्टैंड सारा फैक्टर्स निकालो और उसका सम कर दो। ठीक है, मीन्स वी नीड टू टेक द लेबर्स एंड इट्स वेज, कैपिटल एंड इट्स इंटरेस्ट, लैंड एंड इट्स रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉफिट। ओके, नाउ आपको बेसिक जो जो एकदम पता होना चाहिए, एकदम थंब मुंह पे होना चाहिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मेजर्स द प्रोडक्शन इनसाइड द इंडियन बॉर्डर्स, इंडियन बॉर्डर के अंदर प्रोडक्शन को मेजर कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हुएवर प्रोड्यूसेस इट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द एनएनपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स ये प्रोडक्शन को मेजर करता है बाय इंडियन सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब द सेकंड इज द एक्सपेंडिचर मेथड, और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक्सपेंडिचर मेथड इज द बेस्ट इनसाइट, तो आपको बताना होगा कि वेयर द मनी इज स्पेंडिंग। तो सम ऑफ ऑल फाइनल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी इज द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है इट शोज द डिमांड साइड से क्या हेल्थ है नेशन का। ये तो पहला है कंजम्पशन, तो लार्जेस्ट कंपोजिशन है एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन का, अराउंड 55 to 60% of our GDP is from the consumption expenditure। ठीक है, और अगर कंजम्पशन लो होगा तो डिमांड कम होगा। ठीक है, बट एक चीज आप देखा जाए तो वी आर सीइंग के शेप्ड रिकवरी इन दी कंजम्पशन ग्रोथ। सो व्हेन यू सी के शेप्ड मींस, अगर आप देखिएगा तो इट मींस कि ये जो लोअर सेगमेंट है, जो मास कंजम्पशन है, दैट इज स्ट्रगलिंग, but this premium consumption is getting increasing. So this is the nuance with the expenditure method. Now the second thing is the government spending। See, okay, so when consumption is low, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो
क्राउड इन इन्वेस्ट करेगी ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड इन हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन पे डिपेंड करेंगे, तो वो पहला चीज़ है, कंजम्पशन पे अगर आप डिपेंड किए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे रिलाई किए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? थर्ड थिंग क्या है? तो थर्ड थिंग बचा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग करेंगे स्पेंडिंग। अब कुछ कुछ ये समझिए, ब्रोकरेज और लैंड। तो ब्रोकरेज क्या अकाउंट होगा जीडीपी में? तो एक्चुअल में नहीं। अगर हम लोग पुराना हाउस खरीदा जाए तो ब्रोकरेज जो है, जो जीडीपी में काउंट होगा। ओके, तो अगर आप पुराना घर खरीदते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, बट ब्रोकरेज जो है जीडीपी में काउंट होगा। बेसिक सीन ये है, ठीक है। सो अगर आप देखिए, वी नीड टू थिंक इन दिस टर्म ऑल्सो, लाइक कि हम लोग इंडिया में बस क्या असेंबली कर रहे हैं, वी नीड टू थिंक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। ओके, सो दैट वी नीड टू कैप्चर मोर एंड मोर जीवीए विद इन इंडिया। बहुत नुआंस पॉइंट है, सब समझिए कि अगर केवल असेंबली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ज़्यादा जीवीए नहीं आएगा। जीवीए हुआ कि हर एक प्रोसेस पे कितना कितना प्रोडक्शन हुआ विद इन द कंट्री। ओके, हर एक स्टेप में कितना वैल्यू ऐड हुआ, ग्रोस वैल्यू एडेड विद इन द इंडिया। so this is the thing. Okay, so GDP at market price is actually the GDP at factor cost plus indirect tax minus subsidy. ये याद रखिए, ठीक है। तो GDP at market price क्या है? What consumer pay, and GDP at factor cost what producer get. ये दो चीज है, what consumer pay and what producer get. तो करंट क्या है? अभी हम लोग क्या देख यूज करते हैं? जीवीए एट बेसिक प्राइस इज द मेथड जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। ओके, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? वही है अपना जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वही है जीवीए एट बेसिक प्राइस। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ करंट प्रोडक्शन एट करंट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ करंट प्रोडक्शन एट करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, पहला चीज नॉमिनल जीडीपी हुआ। तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है, घट सकता है। रियल जीडीपी क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट द बेस ईयर का प्राइस से, ठीक है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ेगा तब रियल जीडीपी बढ़ेगा, दिस इज द थिंग। तो जीडीपी डिप्लेटर क्या है? कितना इन्फ्लेशन हुआ, तो नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इज द जीडीपी डिप्लेटर, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट से समझिए बेसिक प्राइस आने पे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला के, ठीक है। और बेसिक प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट में जब आप प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी लगा दीजिएगा। ये अब वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम का, ठीक है। जैसे कि आपका लैंड टैक्स, ये वगैरह वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जो देना ही पड़ेगा प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। तो सेकंड स्टेज इज दी बेसिक प्राइस। और मार्केट प्राइस हो गया बेसिक प्राइस में अगर आप प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी कर दिए, दैट इज द पर यूनिट प्राइसिंग। ओके, दिस इज द थिंग। नाउ द लास्ट वन इज दैट होल दिस इंडेक्स कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन बाय मोस्पी। तो मोस्पी इज द हेड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें आपका मोस्पी के अंदर एक एनएसओ बोल के संस्था है, तो उसमें देयर इज ए सीएसओ एंड एनएसएसओ, ये मिलके आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कौन कर रहा है, मोस्पी नोडल हेड है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग सब प्रोडक्शन सब्सिडी समझ गए। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्स आपका हुआ पेट्रोल पे जो एक्साइज लगा, प्रोडक्ट जीएसटी लगा, ये सब आपका ये है, ठीक है। तो जो मोस्पी है आपका एमएसओ एमसीए 21 डेटाबेस यूज करता है, ठीक है। तो एमसीए 21 डेटाबेस क्या है कि ये इसमें तीन चीजें हैं। सर्विस सेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन है, टाइमली अपडेट होता है, एक्चुअल अकाउंटिंग डेटा है। तो 2015 में कुछ कुछ चीज चेंज हुआ। क्या क्या चीज चेंज हुआ? बेस ईयर चेंज हुआ आपका 2011 से 2011-12 तक, ठीक है। अब जो जीवीए था, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट से हम लोग ले लिए उसको जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिए क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस लिए हेडलाइन जीडीपी का, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही हेडलाइन जीडीपी, ये तीन चीज चेंज किए थे।
तो इसका प्रोज था कि जो यूएन का स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंटिंग होता है 2008 का, उसको फॉलो किए थे। एमसीए 21 का लिए थे, बेटर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एमसीए 21 में दिक्कत चल रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट और सेल कंपनीज है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर। तो एमसीए 21 में 15 लाख फॉर्मल कंपनीज है, तो इनफॉर्मल सेक्टर नेग्लेक्ट है, ठीक है। तो इसमें एक सजेशन दिया जाता है कि एनएसओ फ्रीक्वेंट सर्वे कराए, ताकि जो फॉर्मल इनफॉर्मल लिंक है उसका में गैप निकाला जा सके, तो ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इफ जीएसटी कलेक्शन मूव्स हायर देन जीवीए, ठीक है, तो हायर टैक्स कलेक्शन इज नॉट इक्वल टू हाई प्रोडक्शन, ठीक है। सो बेटर टैक्स कंप्लायंस, तो बेटर टैक्स कंप्लायंस है, इसका मतलब है कि you need to catch the evaders. Now the second thing is the high consumption of seen good, ठीक है। थर्ड थिंग इज इन्फ्लेशन, जीएसटी इज एड वैलोरम, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या हमेशा अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमेशा नहीं है कि आपका जीवीए भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है कि अगर प्रोडक्ट टैक्स बढ़ जाए, अगर हाई कंजम्पशन हो जाए सीन गुड का, अच्छा कंप्लायंस हो जाए जीडीपी का, जीएसटी का, तो वो चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। तो जीवीए क्या है? जीवीए इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, इट स्ट्रिप अवे द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। और 2026 में क्या क्या चेंज हुआ है? तो आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन का डेटा, ई वाहन का डेटा ऐड हो रहा है। बेस ईयर 2022-23 हो गया है, ठीक है। डिफ्लेशन में डबल डिफ्लेशन इंडेक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जीएसटी नेटवर्क एमसीए 21 का डेटा यूज़ हो रहा है। अब फुल यूएनएसएनए 2008 का जो सारा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, जो उसका एक ट्रांजैक्शन मेथड था वो भी यूज़ हो रहा है, एसयूटी टेबल्स करके जो बोलते हैं, ठीक है। जो जिसमें हम लोग बात करते थे ना कि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट एक डिमेरिट था उसका, वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। हाँ। तो जीडीपी और जीएनपी का एक संबंध है। जीडीपी ज्योग्राफिकल टर्म्स है, जीएनपी तुम्हारा सिटीजनशिप वाला टर्म है, ठीक है। तो जीएनपी इज नथिंग बट जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रोड, ठीक है। जीडीपी लाओ और उसमें जोड़ दो कि कितना नेट फैक्टर इनकम अब्रोड क्या हुआ, कि जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ का आदमी विदेश में कमाया प्लस माइनस जो वहाँ का आदमी यहाँ कमाया उसको घटा देगा, ठीक है। ग्रोस वर्सेस नेट, तो नेट जहाँ भी आए तो वहाँ से आप डिप्रिसिएशन को घटा देना है, ठीक है। तो अगर जीडीपी या जीएनपी बोला, या अगर नेट हम लोग का बात किए तो एनएनपी का बात हो रहा, तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम क्या है? क्या प्योर कॉस्ट आया है प्रोडक्शन का बिफोर गवर्नमेंट टचेज इट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज को लेके प्रॉफिट रेंट फैक्टर कॉस्ट क्या है बिफोर गवर्नमेंट टचेस इट, इट इज ए नेशनल इनकम, ठीक है। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो अब पर्सनल इनकम क्या है जो आपके घर तक पहुंचा? तो पर्सनल इनकम क्या होगा? ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दो, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दो, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल इनकम, ठीक है। और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होगा? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। ये दो चीज को लेना है, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद हम लोग को समझना है परचेज पावर पेरिटी और मार्केट रेट क्या है। तो एक नॉमिनल जीडीपी क्या है? हाँ, नॉमिनल जीडीपी जो है मार्केट एक्सचेंज रेट पे है, ठीक है। एक ये हुआ मतलब कि जो रुपी का ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में क्या रेट है, वो नॉमिनल जीडीपी उस रेट पे आता है। मतलब कि आईफोन और क्रूड ऑयल जो भी हो, ठीक है, $1 ₹84 में मिलेगा, ठीक है। ये जो इकोनॉमी है ये अपना $3.9 ट्रिलियन का है, ठीक है। बेसिक नॉमिनल जीडीपी अपना $3.9 ट्रिलियन का है। एक तुम्हारा पीपीपी जीडीपी होता है। पीपी जीडीपी क्या है कि मान लो न्यूयॉर्क में जो हेयर कट का वैल्यू है $30, इंडिया में ₹100, ठीक है।
तो जो रियल वैल्यू है मनी का, जो आउटपुट आप जो सर्विसेज ले सकते हैं द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन टू कंट्री इज डिफरेंट। तो इससे क्या होगा कि जो अपना इफेक्टिव इकोनॉमी है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। ये इंडिया का $13 ट्रिलियन का। तो इसी में एक इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं बैलेसा सिमुलेशन इफेक्ट। अब बैलेसा सिमुलेशन क्या बोल रहे हैं कि भैया अ, जो नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी में जितना वाइडनेस है, इसका मतलब है कि आपका कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेट में है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नॉन ट्रेडेड गुड्स, ठीक है। अब जैसे जैसे डेवलप्ड होगा ना कंट्री, तो ये ये घटेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल लेबर है वो एक्सपेंसिव होने लगेगा, ठीक है। अब गुड क्या होता है? दो तरीके का गुड्स है, ट्रेडेड गुड्स और नॉन ट्रेडेड गुड्स। ट्रेडेड गुड्स क्या होता है? जो इसका प्राइस हर जगह सेम होगा, ठीक है, पेट्रोल या कुछ भी ऐसा चीज। नॉन ट्रेडेड गुड्स हो गया जो सर्विसेज की तरह है, जो कि दैट कैन नॉट बी ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। जैसे आप डोमेस्टिक हेल्प हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, लोकल टेलर हो गया, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो पीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विकसित भारत 2047, ठीक है। तो अब पीपीपी का क्यों जरूरी है? जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है ना वर्ल्ड बैंक का, दैट इज ऑन द पीपीपी डॉलर, ठीक है। तो अगर हम लोग मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो ओवर एस्टिमेट हो सकता है पॉवर्टी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और मार्केट साइज के लिए भी यूज होता है। जैसे इंडिया का जो रैंक है पीपीपी के टर्म्स में वो थर्ड है, ठीक है। मतलब इंडिया का मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इवन तो नेट डिस्पोजेबल इनकम या बहुत कम पर्सनल इनकम होने के बाद भी वाई पीपल आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ए कंजम्पशन हब कंट्री, ओके। बिकॉज इंडिया कैन अफोर्ड द कंज्यूमर गुड, ओके। Because even though people are earning less, their disposable income in PPP terms is higher. Okay, ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। क्यों? Why India is a good consumption market. Okay. Then there is a infra cost. Okay. So in terms of PPP, तो उसका fiscal spending ज़्यादा दिखता है PPP में, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी में वी आर इन द फोर्थ प्लेस, ओके। तो नॉमिनल जीडीपी से अगर कभी भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो निकला, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, तो दैट वी आर यूजिंग द नॉमिनल जीडीपी इन दैट केस, ठीक है। पीपीपी जीडीपी यूज करेंगे फॉर द काउंटरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी लेवल्स, डोमेस्टिक डिमांड, रियल साइज ऑफ इंटरनल मार्केट। अगर ये सब चीज़ ध्यान दें तो वी आर थिंकिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी जीडीपी, ठीक है। पहले चाइना है, यूएस है, फिर इंडिया है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी जीडीपी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ में यूज़ होता है पीपीपी जीडीपी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी लेवल्स निकालना है, डोमेस्टिक डिमांड निकालना है, रियल साइज ऑफ इंटरनल मार्केट निकालना है, ये सब में यूज़ होता है। अब सेम बात हो जाएगा, क्या जीडीपी इंडिकेटर है भैया आपका नेशनल वेलफेयर का? तो हम लोग बोलेंगे नहीं है। क्या क्या इशू आ रहा है? पहला है ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। तो ब्लैक इकोनॉमी क्या होता है कि चीज़ें वो सर्कुलर फ्लो में ना आके ब्लैक मार्केट में बिक्री हो, पहले चीज़ है। डोनट इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि वो नेचुरल एम्बेडिंग और जो सोशल कॉस्ट का एम्बेडिंग, वो चीज़ इन्वायरमेंट का। तीसरा आपका अनपेड एयर इकोनॉमी। फिर एक्सटर्नलिटी बहुत सारा अकाउंट नहीं होता है, इनइक्वालिटी मेजर नहीं हो रहा है, केयर इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से ही एस्टिमेट हो रहा है। ये सब चीज़ भी आपको समझना होगा। तो ये सब इशू है जीडीपी में, ठीक है। तो जीडीपी पैराडॉक्स क्या है कि इवन दो मैसिव जीडीपी है, बट अगर आपका देश सफरिंग फ्रॉम क्राइम, पुअर हेल्थ, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, दैट इज नॉट ए गुड इंडिकेटर। ये बहुत सारे देश में है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को ध्यान देना होगा कि व्हाट जीडीपी इज कैन बी गुड इफ वी प्रोड्यूस एनीथिंग। कि आप गन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हु इज गेटिंग योर इनकम? ओनली 1% people is getting your income, so you have a higher gdp but you have a higher inequality, okay। so आप अपना जीडीपी में कितने नॉन मार्केट आइटम्स हैं, अनपेड केयर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सबको ध्यान दे रहे हैं कि पूरे जन लूट ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इंडिया को एम फॉर ए स्वीट स्पॉट, मतलब वी शुड, इसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि सोशल फाउंडेशन और इकोलॉजिकल सीलिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस सब में ना एक चीज होता है, उसको बोलते हैं रिग्रेटेबल नेसेसिटी ऑफ वॉर। ये टर्म यूज करो, रिग्रेटेबल नेसेसिटी ऑफ वॉर। ये क्या है कि अगर इस तरह का सिचुएशन हो ना, तो आपको डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना होगा, और जहाँ डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा तो आपका सोशल वेलफेयर घटेगा। ये चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एयर पोल्यूशन बहुत है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में सर्ज हुआ, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम बढ़ेगा, ठीक है। इससे तो जीडीपी सर्ज बढ़ा, बट किस कारण से बढ़ा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से बढ़ा। तो वॉर का डिफेंस में आपका बढ़ा जीडीपी, बट क्या हुआ? उससे सोशल वेलफेयर घटा।
तो ये सब बेकार चीज़ें हैं कि बेकार चीज़ों से भी जीडीपी बढ़ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये लोग बोल रहा है कि वेलफेयर का नया-नया कॉन्सेप्ट है। क्या है? कि हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि क्या लीजर जीडीपी लीजर टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। वी नीड टू थिंक अबाउट एलोकेटिव एफिशिएंसी एज वेल, कि उसके बाद नॉन मार्केटेड गुड्स को भी ध्यान देना होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ध्यान देना होगा, ठीक है। इसी में एक एक टर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका कितना एफिशिएंसी है, ठीक है। कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करने से आपका जीडीपी में इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर हाई आईसीओआर है, इसका मतलब लो एफिशिएंसी है, मतलब आपका जो इकोनॉमी है कम एफिशिएंट है, कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है छोटा सा जीडीपी में इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है लो आईसीओआर। लो आईसीओआर क्या है? आपको हाई ग्रोथ करने के लिए आपका हाई एफिशिएंसी है, ठीक है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ड्राइवर फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें क्या है? बाय अडॉप्टिंग बेटर टेक एंड रिड्यूस प्रोजेक्ट डिलेज, इंडिया एम टू लोअर 4.5 to 4.0, ठीक है। क्या क्या ध्यान देने वाला बात है? एक चीज अगर हम मान ले ग्रीन जीडीपी का, ठीक है। हाँ, तो ग्रीन जीडीपी में आपको इसका मतलब क्या है कि आपको एक नीति आयोग का होता है नेशनल नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें दे आर अकाउंटिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो हम लोग पढ़े थे ये क्लाइमेट में कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? प्रोविजनिंग, रेगुलेशन, कल्चरल सपोर्ट, ये इकोसिस्टम सर्विस को काउंट करता है नेशनल नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, ठीक है। बट चैलेंज इसमें वही है, सब्जेक्टिविटी का चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज है, ठीक है। तो मान लो ऑयल स्पिल हो गया, तो जीडीपी के में वजह से इंजेक्शन होगा, जबकि अगर ग्रीन जीडीपी में वो लॉस में काउंट होगा, ठीक है। तो दो चीज है, एक है कि हम लोग को आईसीओआर घटाना है, दूसरा सेविंग रेट बढ़ाना है। तो हमेशा इकोनॉमी के टर्म्स में समझिए कि घटता हुआ आईसीओआर इज बेटर देन द राइजिंग सेविंग रेट। बताइए क्यों? अगर आईसीओआर घट रहा है, इसका मतलब हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? हम लोग सेम ग्रोथ कर पा रहे हैं विद द लेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा कि जो टैक्स पेयर पे बर्डन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों हम लोग नए नए टूल्स का यूज कर रहे हैं? इंडस्ट्री 4.0 बोल रहे हैं, एआई बोल रहे हैं, बेटर लॉजिस्टिक्स बोल रहे हैं, गति शक्ति बोल रहे हैं, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी कम करें, टाइम घटाएं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। ये सब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है। द सेकेंड इज दी वी नीड टू लाइक सेविंग रेट बढ़ा। सेविंग रेट से क्या होगा कि उसी से लोन मिलेगा आगे, तो कैपिटल प्रोवाइड करेगा। तो बट इसमें बोला जाता है कि वी ऑलरेडी हैव इनफ सेविंग्स, यू कैन से एज पर द कंट्री, लाइक 30% इज अ गुड अमाउंट, ठीक है। सो अगर बेटर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सो इवन दो यू हैव द हायर सेविंग्स, इट डज नॉट इफेक्ट वेरी मच, ओके। जैसे कि मान लीजिए, इफ यू हैव 100 ट्रैक्टर्स एंड इफ यू एड मोर 10 ट्रैक्टर्स, without skilled driver it does not make any change, okay. The same will go with the AI also, okay. इसमें हम लोग चलता है हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल क्या है? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द फैक्टर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, इसी से समझिए, ठीक है। हाँ, तो दो चीज है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीवी एट बेसिक प्राइस। तो जीवी एट बेसिक प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर साइड से देखा जाता है, ठीक है। तो सेक्टर का हेल्थ चेक अगर करना है तो जीवी एट बेसिक प्राइस देखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से पॉलिसी डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? तो हम लोग को ग्रोथ इंजन है, वो देखना है कि कंजम्पशन साइड से, इन्वेस्टमेंट साइड से कैसे जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। फिजिकल पॉलिसी का इवोल्यूशन करने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेना है कि नहीं एग्रीकल्चर में, आपको पता करना होगा कि इनएफिशिएंट इंडस्ट्री कौन है, किसको प्रायोरिटी लिंक्ड इंसेंटिव के तहत स्कीम बताना है, ठीक है। देन देयर इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फेज अचीवमेंट, इसके लिए जीवी एट बेसिक प्राइस है। इनफॉर्मल सेक्टर गैप, इनफॉर्मल सेक्टर का गैप अगर आइडेंटिफाई करना है तो जीवी एट बेसिक प्राइस है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपका इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करना होगा, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक आपका जीडीपी मार्केट प्राइस यूज करता है ट्रेड बैलेंस के लिए, फिजिकल पॉलिसी इवोल्यूशन के लिए, ये सब के लिए। मतलब समझ लीजिए ग्रोथ इंजन, मतलब ओवरऑल ग्रोथ देखना है तो आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस को देखिएगा। इसके बाद हम लोग का बात हो रहा है ना डबल डिफ्लेशन क्या होता है। तो देखिए डबल डिफ्लेशन क्या है ना कि जो रियल जीवीए होता है, ठीक है, रियल जीवीए होता है उसमें दो चीज है, ठीक है। एक है आपका नॉमिनल आउटपुट और कितना नॉमिनल इनपुट आया, ठीक है। उस हिसाब से ये हुआ कि आप कितना
एक्चुअल में वैल्यू ऐड किए, तो आउटपुट में जो प्राइस में चेंजेस होगा तो इनपुट में भी चेंज होगा, हम लोग जिसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मान लीजिए ये डबल डिफ्लेशन क्यों आया, मान लीजिए कि हम लोग जीवीए काउंट कर रहे हैं और कोई कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रहा है बिकॉज कि रॉ मटेरियल चीपर हो गया इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल में अपना प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, ठीक है। इट जस्ट बिकॉज कि रॉ मटेरियल घटा है तो आपका प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए असली में जीडीपी में वैल्यू ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोडक्शन आपने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, ये देखने के लिए डबल डिफ्लेशन आया है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है। चलो तो इसी के साथ आपका ये खत्म हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नाउ वी विल गो फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स। डन है जी। तो ये कुछ पॉइंट है तो हम लोग जो पढ़ ही लिए हैं, बट इसको लिखना होगा कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हम लोग समझ गए। तो कहीं भी जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम लोग खर्चा करते हैं ना, तो आप समझिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को, कि अगर हम लोग को $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो इंडिया को बस इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज करना है, बट अपना आईसीयूआर को भी घटाना है विथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी में, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी हो गया आ, कि इज द मैक्सिमम ए कंट्री कैन प्रोड्यूस विदाउट ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन, दैट इज द पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। तो आउटपुट गैप जो है कि इन्फ्लेशनरी है कि रिसेशनरी है, उस हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होगा लेबर मार्केट में। तो वो दो बात हम लोग किए थे ना कि टू ब्रिज द आउटपुट गैप एंड रेज इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू सस्टेनेबल 8% लेवल, ठीक है। हाँ, तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। तो जीवी एट बेसिक प्राइस आपको समझना होगा कि प्रोड्यूसर साइड को हम लोग बताते हैं कि किस सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो जीडीपी बोल्स्टर हो सकता है विद द टैक्स कलेक्शन, तो सेक्टरल जीवीए देख के हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वीकनेस पता कर सकते हैं। सेकंड है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया कि भैया कि अगर सस्टेन इंक्रीज है ग्रोथ फैक्टर इसमें, तो ओनली वे टू इंश्योर द इंडियाज ग्रोथ रिमेन इन्वेस्टमेंट लेड रेदर देन कंजम्पशन लेड, ठीक है। तो तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन में, सिर्फ उससे करने से नहीं होगा। केस शेप्ड ग्रोथ का अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट इनकम लेवल वाले ग्रुप का क्या अंतर चल रहा है, कि अगर एमएससी में भी इनफॉर्मल सेक्टर देखें तो उसका ग्रोथ डाउन है, जबकि जो टेक सेक्टर फॉर्मल सेक्टर है उसका अप हो रहा है। तो आप समझिए कि डिजिटलाइजेशन का क्या लेबर मार्केट में है। तो अगर हम लोग केस शेप रिकवरी का बात करें पोस्ट इकोनॉमिक शॉक्स में, कि इससे इनइक्वालिटी बढ़ा है, कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो रिजिलियंट है जबकि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रहा है, ये चीज़ बोल सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट का बात कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है पैसा विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कोई पेंशन कोई सब्सिडी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट जरूरी है सेफ्टी नेट्स के लिए, बट एक्सेसिव रिलायंस उसको करने से इट लीड्स टू फिजिकल प्रोफ्लिगेशन, कि देर विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हो गया करंट प्राइस, तो रियल इज द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। It is measuring the true economic growth. Okay, high gap between nominal and real GDP as seen in GDP deflator, इसका indicate कर रहा है कि growth is driven by the rising prices, जबकि बढ़ना चाहिए वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोडक्शन से, ठीक है। फिलिप्स कर्व याद रखिए, फिलिप्स कर्व हो गया कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप एंड इन द शॉर्ट रन, ठीक है। तो आरबीआई के पास फिलिप्स कर्व का डायलेमा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलिप्स कर्व का डायलेमा मतलब क्या, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का डायलेमा, ठीक है। कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो कर्व द इन्फ्लेशन, इससे क्या होगा कि इट इनएडवर्टिवली स्टिफल द मिनिमल स्पिरिट ऑफ द इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा, ठीक है। जो समझिए, ठीक है। ट्विन डेफिसिट चैलेंज, ट्विन डेफिसिट चैलेंज क्या है कि एक फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ट्विन डेफिसिट सिंड्रोम से दिक्कत है, जहाँ पे फिजिकल जो गैप है
उसके बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, इससे रुपये पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। देन देयर इज अ टैक्स बुएंसी। टैक्स बुएंसी क्या है कि टैक्स रेवेन्यू में चेंज करने से कितना चेंज आएगा विद चेंज इन जीडीपी, ठीक है। अगर बुएंसी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि टैक्स इज ग्रोइंग फास्टर देन जीडीपी, ठीक है। आप जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग टैक्स बुएंसी बढ़ाए हैं थ्रू डिजिटलाइज्ड कंप्लायंस, it is very critical for the government to fund its social sector schemes without breaching the FRBM limits. Okay, टैक्स बुएंसी सब यूज करना है भाई, मिडिल इनकम ट्रैप। हाँ, तो इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड करना होगा, ठीक है। इंडिया must pivot from being the world's back office to global hub for high end research and development innovation, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट कि अगर हाई गवर्नमेंट बोरोइंग है तो कम पैसा होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये चीज़ है। तो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं कि अगर स्टेट बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रहा है, ठीक है, फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे क्या होगा, फाइनेंस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर और बैंकिंग हेल्थ में क्या है, इसको चलो ये तो बाद में आएगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा का जहाँ रोल का बात आ जाए तो वहाँ नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का बात कीजिए, ठीक है। कि जो जीडीपी और जीएनपी का है, तो इंडिया स्टेटस द वर्ल्ड हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेस, दैट वी हैव द हेल्दी एनएफआईए व्हिच प्रोड्यूसेस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड द नेशनल वेल्थ। तो जो वेल्थ है अपना वो जीएनपी है, जबकि जो प्रोडक्शन है वो जीडीपी है, ठीक है। बेस इफेक्ट का डिस्टोर्शन, ठीक है। मतलब अगर बहुत कम ग्रोथ रेट है प्रीवियस ईयर, जिससे हम लोग का आज का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये बेकार सी चीज़ है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स मस्ट लुक बियॉन्ड द स्टैटिस्टिक्स, ये आपको बोलना होगा कि जो बेस इफेक्ट है, इससे क्या होगा कि जो ट्रू ट्रेंड है इकोनॉमी का उसको पकड़ना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखना होगा। तो साइक्लिकल इज ड्यू टू टेम्पररी डाउनटर्न, स्ट्रक्चरल इज ड्यू टू ए मिसमैच इन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो हम लोग उसमें बात करेंगे, डेट टू जीडीपी रेशियो आगे आएगा ही। ग्रीन जीडीपी का बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग फेल होता है इकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में। वेलोसिटी ऑफ मनी, तो द रेट एट विच मनी चेंजेस हैंड इन द इकोनॉमी इज द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो यूपीआई के बनने से, रियल टाइम पेमेंट के बनने से तो वेलोसिटी बढ़ाया है, तो इससे क्या होगा, मोर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द सेम मॉनेटरी बेस। सप्लाई सेट बोटल नेक्स्ट देखना होगा, ठीक है। इसी के साथ डन डन है जी।